इश्क बगावत दिल संभल जा ज़रा। एपिसोड नंबर 11। अब तक आपने पढ़ा। गुनगुन ने जब देखा कि अथर्व उसके लिए सब कुछ छोड़कर आ गया है और शायद यह उसकी सबसे बड़ी भूल है, यह सोचकर गुनगुन का सर फटे जा रहा था। उसने रुद्रांशी को फ़ोन किया। वहीं दूसरी तरफ शिवांग ने जब रुद्रांशी को कॉल रिसीव करने के लिए कहा तो रुद्रांशी को समझ में नहीं आया कि आखिर शिवांग उससे ऐसा क्यों कह रहा है। आखिर क्यों किया गुनगुन ने रुद्रांशी को फ़ोन, आइए जानते हैं। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि गुनगुन आगे और क्या करने वाली है। शिवांग की बात सुनकर रुद्रांशी ने फ़ोन कॉल रिसीव किया तो दूसरी ओर से गुनगुन बोली, हेलो रुद्रांशी, मुझे माफ़ कर दो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, पर सारी परिस्थितियां ही ऐसी आ गई। अब सिर्फ तुम ही हो जो अथर्व को ये ज़िद पूरी करने से रोक सकती हो। मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ना चाहती। मैं समझ गई हूँ कि मुझसे गलती हुई थी। बहन, मुझे माफ़ कर दो। तभी रुद्रांशी बोली, बड़ी जल्दी याद आई थी आपको कि मैं आपकी बहन हूँ। तब याद नहीं आई थी जब सुबह सुबह आप इस बात से खुश थी कि अथर्व मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं। गुनगुन दी, माँ पापा ने आपको अपनी सगी बेटी से बढ़कर माना, पर आपने दिखा ही दिया कि सौतेले इंसान कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। इतने साल जो माँ पापा ने आपको प्यार दिया, परवरिश दी, प्यार दिया, उसे आपने एक झटके में ख़त्म कर दिया। खैर, आपसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अपना खून तो अपना ही होता है। इतना कहकर रुद्रांशी ने फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं गुनगुन तो रुद्रांशी की जली काटी बातें सुनकर गुस्से में आ गई, पर वह कर भी क्या सकती थी। फिर भी उसे किसी भी तरीके से शादी को तो रोकना था। तभी उसने कुछ सोचा और अपनी बुआ को फ़ोन किया। कमला जी, जो कि गुनगुन के मुंह से यह सारी सच्चाई सुनकर हैरान थी, वह गुस्से से गुनगुन से बोली। कमला जी बोली, पागल लड़की, ये क्या कर दिया तूने? इतना बड़ा खेल खेला, वो भी मुझे बिना बताए। तभी गुनगुन बोली, मैंने आपको बताया तो था बुआ, पर हाँ, ये नहीं बताया था कि मैंने ये भी प्लान किया है। तभी कमला जी बोली, चिंता मत कर, मैं कुछ करती हूँ, पर तू ये शादी किसी कीमत पे नहीं करेगी, समझी? गुनगुन बोली, करना भी कौन चाहता है, और जब से अथर्व जायदाद से बेदखल हुआ है तब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वो मुझे ये कबाड़ खाने में नहीं रहना। पिंजरे जैसा घर है ये, कुछ भी नहीं है यहाँ, मुझे बस यहाँ से लेकर चलिए। तभी कमला जी बोली, चिंता मत कर, मैं कल कुछ करती हूँ। फिलहाल तो चुपचाप से कल शादी के लिए तैयार होना, उसके बाद जो होगा वो मैं संभाल लूँगी। गुनगुन बोली, ठीक है बुआ। इतना कहकर गुनगुन ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं गुनगुन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसकी बुआ क्या करेगी। वहीं कमला जी ये बात सुनकर हैरान थी। उन्होंने जब ये बात अपने पति को और अपने भतीजे को बताई तो उन लोगों ने भी एक ज़बरदस्त प्लान बनाना शुरू कर दिया। अगले दिन गुनगुन तैयार होकर मंदिर में पहुंच चुकी थी। यह अगला दिन हर किसी की ज़िंदगी के लिए सबसे भारी दिन था। वहीं अथर्व भी दूल्हे के वेश में तैयार हो रहा था। गुनगुन मंदिर पहुंची तो उसने देखा कि अथर्व वहां उसके कुछ दोस्त के साथ मौजूद है। साथ ही में रुद्रांशी और रुद्र भी वहां आए हुए हैं। अपने सामने रुद्रांशी को देखकर गुनगुन बोली, तुम यहाँ? रुद्रांशी बोली, हाँ मैं यहाँ। क्यों, चौंक गई क्या मुझे यहाँ देखकर दीदी? गुनगुन बोली, नहीं चौंकी तो नहीं, पर समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे पति की शादी मुझसे होने वाली है और तुम यहाँ मंदिर में शादी अटेंड करने आ गई। रुद्रांशी बोली, हाँ मैं देखना चाहती थी कि बेशर्मी की हद आप दोनों किस तरीके से पार करते हैं। गुनगुन बोली, चलो अब आ ही गई हो तो मुझे तैयार भी कर दो। वो क्या है ना, मेरे मेकअप आर्टिस्ट नहीं आ रहा है और तुमसे बेहतर मुझे कौन तैयार कर पाएगा, आखिर अपने ही पति के लिए उसकी दुल्हन को जो तैयार कर रही हो। रुद्रांशी बोली, दुल्हन नहीं, दूसरी औरत। जैसे ही गुनगुन ने यह सुना तो वो गुस्से से रुद्रांशी को देखकर बोली। गुनगुन बोली, ये क्या बात कर रही हो तुम? रुद्रांशी बोली, सच बोल रही हूँ मैं, दूसरी औरत ही तो है आप। पति की एक बीवी के होते जब पति दूसरी औरत लेकर आए तो उसे दूसरी औरत ही कहते हैं। वैसे तो उसका नाम कुछ और होता है, पर आप मेरी दीदी हैं। मन नहीं कर रहा वो शब्द आपके लिए निकालने के लिए, पर समझ तो आप गई होंगी, तो आप वही हो। गुनगुन ने जैसे ही यह सुना तो उसने रुद्रांशी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी रुद्रांशी ने गुनगुन का हाथ बीच में रोक दिया और बोली। रुद्रांशी बोली, खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत की तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। दीदी होंगी आप मेरे मायके में। आपकी इस हरकत के बाद आपका और मेरा रिश्ता उसी समय टूट गया है। सही कहते हैं लोग, सौतेले लोगों को अच्छाइयाँ बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा परिवार आप डिजर्व ही नहीं करती हैं। गुनगुन ने जैसे ही रुद्रांशी को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी बीच में ही रुद्रांशी ने गुनगुन का हाथ रोक दिया और गुस्से से गुनगुन को देखने लगी। गुनगुन कुछ कहती उससे पहले ही रुद्रांशी एक बार फिर बोली। रुद्रांशी बोली, आपको अथर्व से शादी करनी थी तो आप पहले ही बोल देती,
प्यार दो तरफा होता है, ना कि किसी को बरगला कर उससे ज़बरदस्ती शादी कराई जाती है। और आपको क्या लगा कि आप अथर्व से शादी कर लेंगी तो ये ऐशो आराम, जो शोहरत, नाम, पैसा, रुतबा अथर्व का है, जो मेरा है, वो आपको मिल जाएगा? कभी नहीं। राजस्थान की रानी सा मैं हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा भी। आप वो ओहदा कभी नहीं पा सकती और ना ही आपके बच्चे, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। राजस्थान का होने वाला हुक्म सा मेरी कोख में पल रहा है और दादाजी ने अनाउंसमेंट तो कर ही दी है। शायद आपने सुनी नहीं होगी, सुनती भी कैसे, आप अपनी शादी की तैयारी में इतना बिजी जो थी। इतना कहकर रुद्रांशी गुनगुन को इग्नोर करके वहाँ से दूसरी ओर चली गई। गुनगुन ने जैसे ही ये सुना कि रुद्रांशी प्रेग्नेंट है और दादाजी ने राजस्थान की हुक्म सा की घोषणा कर दी है, ये सुनकर तो वह हैरान थी। गुनगुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक बाजी कैसे पलट गई। अभी तो कमला जी ने अपना प्लान भी शुरू नहीं किया था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और कमला जी को फ़ोन करा। दूसरी ओर से कमला जी बोली, हेलो गुनगुन, तुम पहुंच गई मंदिर? चिंता मत करो, सूरज भी यहाँ से निकल चुका है। जैसा मैंने कहा है ठीक वैसा ही होगा, समझ रही हो ना तुम? गुनगुन बोली, हाँ बुआ, मैं समझ रही हूँ। आपके कहने के अनुसार मैंने सब कुछ कर लिया है। अथर्व को पाने के लिए मैंने हर चाल चली। उस रात अथर्व कमरे में आने वाला था, लेकिन ऐसा हो न सका। उसके बदले में वहाँ शिवांग आ पहुँचा और हमारे बीच वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। जैसे ही गुनगुन ने ये कहा तो दूसरी ओर से कमला जी ये सुनकर हैरान थी। कमला जी बोली, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया और इस बात का जिक्र अब दोबारा कभी मत करना, समझी? गुनगुन बोली, हाँ बुआ, समझ गई। आप ये बताओ कि आपने सोचा क्या है? कमला जी बोली, सोचना क्या है उसमें, मैंने प्लान बना दिया है, तू बस शादी के मंडप में बैठ जा और जैसे शादी की सारी विधियाँ हो रही हैं वैसे ही होने दे, बाकी सब सूरज संभाल लेगा, मैंने उसे सब समझा दिया है। इन सब बातों के बीच कोई था जो गुनगुन के साथ साथ सूरज सिंह राठौर का नाम सुनकर हैरान हो चुका था। वो इंसान गुनगुन की बातें सुनकर हैरान हो रहा था। वह इंसान अब गुनगुन की बातों को सुनने में और ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा था। तभी गुनगुन बोली, क्या सूरज संभाल लेगा? कहीं आप सूरज को तो मंडप में नहीं बैठाने वाली हो? कमला जी बोली, बिल्कुल सही समझा तूने। खैर इस सब पर ध्यान मत दे, राजस्थान की हुक्मरानी सा तू ही बनेगी, ये मेरा वादा है। जैसे ही गुनगुन ने ये सुना तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। गुनगुन बोली, सच बुआ, आप समझ नहीं सकती कि मुझे ये सुनकर कितनी खुशी हुई है। खैर मैं तैयार होने जा रही हूँ, इससे पहले कोई आपकी और मेरी बातें सुन ले। मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा देर तक यहाँ पर बात करनी चाहिए। कमला जी बोली, ठीक है ठीक है, वैसे भी सूरज वहाँ पहुँचने वाला है, सही मौका देखते ही वो अथर्व की जगह ले लेगा। और तू चिंता मत कर, वैसे भी अथर्व फटीचर हो चुका है, बचा ही क्या है उसके पास। रुद्रांशी के होते तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। इससे बेहतर है सूरज के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर। सूरज वहाँ आ रहा है, तुझे पसंद करता है और सबसे बड़ी बात, हुकुमसा की दावेदारी का उत्तराधिकारी है वो। अगर अथर्व को कुछ भी होता है या फिर शिवांग, रुद्र को कुछ भी होता है तो हुकुमसा सूरज ही बनेगा। और एक बार तू सूरज की बीवी बन गई तो तुझे हुक्मरानी सा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही गुनगुन ने ये सुना तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, गुनगुन बोली, थैंक यू सो मच, चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर गुनगुन ने फ़ोन कट कर दिया। वहीं गुनगुन ने इधर उधर देखा और सीधे उस कमरे की ओर चली गई जहाँ से तैयार होना था। लेकिन इन सब से बेखबर कोई था जिसने गुनगुन की सारी बातें सुन ली थी। वो सारी बातें सुनने के बाद हैरान था। गुनगुन कमला जी से बात करके वहाँ से जा चुकी थी, पर इस बात से बेखबर थी कि कोई तो उस पर छुप छुप कर नज़र रख रहा है। वह व्यक्ति पिलर के पीछे गुनगुन पर नज़र रख रहा था। जब उसने गुनगुन और कमला जी के बीच हो रही बातें सुनी तो वो खुद से बोला, वह व्यक्ति बोला, दिमाग से पैदल लड़की तो ये थी ही, पर समझ में नहीं आ रहा कि दूसरों की बातों में इतनी जल्दी आ जाएगी कि अपनी बहन का घर तोड़ने को तैयार हो जाएगी। ये नहीं पता था। इससे पहले कुछ गलत हो, मुझे इसे रोकना होगा। जैसी भी हो, लेकिन है तो रुद्रांशी भाभी की बहन ही, मैं इसके साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकता। और वैसे भी जो इसने मेरे साथ किया है उसका बदला तो मुझे लेना ही है, तो क्यों ना आराम से लिया जाए। अब तुम्हें बताऊंगा कि शिवांग सिंह राठौर से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है मिस गुनगुन। इतना कहकर शिवांग वहाँ से दूसरी ओर चला गया। जी हाँ, वो इंसान कोई और नहीं जिसने गुनगुन की बातें सुनी थी, वह शिवांग था। शिवांग गुनगुन पर तब से नज़र रखे हुए था जब से गुनगुन और अथर्व घर से बाहर गए हुए थे। शिवांग को पता था कि गुनगुन कुछ तो करेगी, लेकिन ये सब करेगी उसे अंदाज़ा भी नहीं था। खैर उसने रुद्रांशी को सारी सच्चाई बता दी थी, जिस कारण रुद्रांशी इस शादी में आई हुई थी। शिवांग ने रुद्रांशी को बता दिया था कि शायद गुनगुन ने अथर्व को इमोशनली मैनिपुलेट किया है, जिस वजह से अथर्व ने ये डिसीजन लिया है।
रुद्रांशी अथर्व से इस बात से गुस्सा थी कि अथर्व ने उसे सब कुछ क्यों नहीं बताया। खैर, रुद्रांशी अभी अथर्व से लड़ने के मूड में नहीं थी। उसने जब शिवांग के मुंह से ये सब बातें सुनी तो वह हैरान थी, इसलिए उसने शिवांग का साथ देने का फैसला किया और वो मंदिर में शादी देखने के लिए आ गई। उसे पता था कि शिवांग कुछ न कुछ ज़रूर करेगा जिससे यह शादी नहीं होगी, लेकिन क्या करेगा इसका अंदाज़ा उसे नहीं था। शिवांग वहां से सीधे रुद्र और रुद्रांशी के पास गया। रुद्रांशी, जो कि घबराते हुए शिवांग के आने का इंतज़ार कर रही थी, वह शिवांग की ओर देखकर बोली। रुद्रांशी बोली, शिवांग कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी टेंशन हो रही थी। मुझे डर लग रहा है अगर हमारा प्लान फ्लॉप हो गया और ये शादी हो गई तो। शिवांग बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, और वैसे भी मुझे पता चल गया है कि इन सब के पीछे कौन है। रुद्रांशी असमंजस की स्थिति में आते हुए बोली, कौन? शिवांग बोला, वही हमारा दुश्मन सूरज सिंह राठौर। जैसे ही रुद्रांशी ने यह सुना तो वो हैरानी से बोली। रुद्रांशी बोली, क्या? सूरज सिंह राठौर? उसका गुनगुन दीदी से क्या संबंध है? शिवांग बोला, संबंध तो है, आपकी बुआ कमला, वो सूरज सिंह राठौर की चाची है, और ये सब कुछ गुनगुन के दिमाग में उन्होंने ही भरा हुआ है। जैसे ही रुद्रांशी ने कमला जी के बारे में सुना तो वो तो हैरानी से चौंकते हुए शिवांग की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वहीं दूसरी ओर राठौर मेंशन में रुद्रांश सुबह सुबह वहां आ चुका था। रुद्रांश अपने माता पिता को लेकर वहां आया हुआ था। अचानक उनको वहां देखकर सब हैरान थे। घर वालों ने सकुशल होने की बात पूछी तो दीप्ति जी रोते रोते हुए बोली। दीप्ति जी बोली, पता नहीं रुद्रांशी कहाँ चली गई है, बस ये नोट छोड़कर गई हुई है। इतना कहकर दीप्ति जी ने एक लेटर दादाजी को दे दिया। दादाजी ने जैसे ही वो लेटर पढ़ा तो वो गुस्से से बोले। दादाजी गुस्से से बोले, ये क्या बदतमीजी है? रुद्रांशी शादी में गई हुई है, हमारे मना करने के बावजूद भी। पर क्यों? जबकि हम सब जानते हैं कि इस शादी से सबसे ज़्यादा तकलीफ रुद्रांशी को होगी। तभी रुद्रांश बोला, आप सब लोग मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए, हमें भी शादी में चलना चाहिए। क्या पता जैसा हम सोच रहे हैं वैसा कुछ ना हो। तभी दादाजी बोले, कहना क्या चाहते हो तुम? रुद्रांश बोला, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक बार आप सब लोग इस शादी में चलिए, हो सकता है ये किसी की बहुत बड़ी साजिश हो। जैसे ही रुद्रांश ने यह कहा तो दादाजी का दिमाग ठनका और वह रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोले। दादाजी बोले, साजिश? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ रुद्रांश बेटा। तभी रुद्रांश बोला, दादाजी आपके बहुत से दुश्मन हैं, और क्या पता ये आपके किसी दुश्मन की ही चाल हो, पारिवारिक आपसे रिश्ते को आपस में लड़ाने की। आजकल कहाँ होता है लोगों में इतना प्यार जितना आपके घर में है, इसलिए हो सकता है यह किसी दुश्मन की ही साजिश हो। तभी दादाजी बोले, तो क्या तुम चाहते हो कि हम इस शादी में शरीक हो जाएं? रुद्रांश बोला, मैं चाहता हूँ कि आप इस शादी में चलें। मुझे यकीन है कि ये शादी किसी कीमत पर नहीं होगी, और वैसे भी रुद्रांशी अकेले नहीं है बल्कि उसके साथ वहाँ शिवांग और रुद्र भी हैं। अब आप कुछ मत सोचिए और चलिए। इतना कहकर रुद्रांश ने सभी घर वालों को वहाँ से चलने के लिए कह दिया। शायद रुद्रांश जानता था कि इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि उसे शिवांग ने गुनगुन की बात सुनते ही फ़ोन करके सबसे पहले सब कुछ बता दिया था, और ये भी कह दिया था कि वह पूरे परिवार को लेकर मंदिर आ जाए। आज किसी का पर्दाफाश सबके सामने होकर रहेगा, पर असली साजिशकर्ता का नाम उसे भी नहीं पता था। वहीं दूसरी ओर रुद्रांशी ने जैसे ही यह सुना कि इन सब में उसकी बुआ कमला जी का हाथ है तो वो ये सुनकर हैरान थी, इसलिए वह शिवांग की ओर देखकर बोली। रुद्रांशी बोली, बुआ जी ने ये सब किया है? ओ माय गॉड, मुझे तो लगा ही था। वो बस इस बात से गुस्सा है कि पापा ने उनकी शादी के लिए हाँ नहीं करी और उन्होंने भाग कर शादी कर ली, पर वो इतना सब कुछ प्लान कर रही हैं ये नहीं पता था। तभी शिवांग बोला, हाँ भाभी, मुझे भी अभी अभी पता चला है। मुझे तो लग रहा है कि गुनगुन को भी उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, तभी तो गुनगुन भी ये सब कुछ कर रही है। और अभी मैंने उनकी सारी बातें सुनी, शायद ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब में उन्हीं का हाथ है। तभी रुद्रांशी बोली, अब हम क्या करेंगे? घर पर सबको बता दे क्या? शिवांग बोला, नहीं, घर पर किसी को नहीं बताना। सूरज सिंह राठौर को तो मैं अपने हिसाब से निपटाऊंगा। रुद्र, तुम एक काम करो, भाभी के साथ रहना और भाभी का ध्यान रखना। मुझे पता है गुनगुन ने कुछ तो चाल चल रही होगी भाभी के खिलाफ, और बाकी सब मैं देख लूँगा।
अथर्व भाई बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो तो सिर्फ गुनगुन के बहकावे में आए हुए हैं। शायद गुनगुन ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट किया है, इसलिए तो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और आपको बिना बताए वो भी। तभी रुद्रांशी बोली, ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करती हूँ। भाई भी निकल चुके हैं। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं मंदिर आई हुई हूँ तो वो काफ़ी गुस्सा कर रहे थे। कहीं वो कोई तमाशा क्रिएट ना कर दें, इससे पहले मुझे भाई को सब कुछ बताना होगा। शिवांग बोला, आप चिंता मत करिए, रुद्रांश को मैं बता दूंगा। मैं बाकी की प्लानिंग करता हूँ, आप बस अपना ध्यान रखिएगा और रुद्र से कहीं भी अलग मत होइएगा। रुद्र, भाभी का ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी है ये। रुद्र बोला, ओके ब्रो, टेंशन मत ले, मैं भाभी का ध्यान खुद से की जान से ज़्यादा रखूंगा। और हाँ, इस सूरज सिंह राठौर को तो बहुत हो गया तमाशा, बहुत सालों से झेल रहा हूँ मैं इसे। वैसे भी मैं तो कब से तैयार हूँ उसे कूटने के लिए। मैंने तो पापा से कहा भी था कि एक ही बारी में किस्सा ख़त्म कर दो, पर नहीं, भाई कहते रहते हैं उन्हें कि भाई हैं चाहे जैसे भी हैं, सौतेले ही सही, लेकिन हम उनका बुरा नहीं सोच सकते। और वो जो हमारे परिवार की ईंट से ईंट बजा रहे हैं वो कुछ नहीं। आने दो पापा को, आज बताऊंगा पापा को अच्छे से कि कैसे भाइयों को बचा रहे हैं वो। रुद्र काफ़ी गुस्से में आ चुका था। तभी रुद्रांशी रुद्र को शांत करते हुए बोली। रुद्रांशी बोली, शांत हो जाओ रुद्र, तुम मेरे साथ बैठो बस। इतना कहकर रुद्रांशी ने रुद्र को अपने साथ बैठा लिया। वहीं शिवांग वहां से जा चुका था। उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था, जिसके बारे में उसने किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। शिवांग अब सूरज सिंह राठौर के मंदिर में पहुंचने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वहां सूरज सिंह राठौर सबसे बचते बचाते आ गया, क्योंकि सूरज सिंह राठौर को तो अंदाज़ा भी नहीं था इसके बारे में कि शिवांग को पता चल गया है, इसलिए वो बेफिक्र था। वहीं शिवांग उसकी बेफिक्री को देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो कि तुम्हें तो मेरे जाल में फंसना ही था, अब आएगा मज़ा। गुनगुन थोड़ी देर में रुद्रांशी के पास आई और रुद्रांशी को रुद्र के साथ बैठा देखकर बोली। गुनगुन बोली, रुद्रांशी, अब तुम आ ही गई हो तो मुझे तैयार भी कर दो। देखो रुद्रांशी, मेरा शादी का जोड़ा पता है, ये अथर्व की पसंद का है। जैसे ही गुनगुन ने रुद्रांशी को चिढ़ाने के भाव से ये कहा तो रुद्रांशी गुनगुन से बोली। रुद्रांशी बोली, आप चाहे कितने ही अच्छे जोड़े खरीद लें, पर दी अथर्व की असली बीवी तो सिर्फ मैं ही रहूंगी। ये सुनते ही गुनगुन मुंह बनाते हुए वहां से तैयार होने के लिए चली गई। गुनगुन तैयार होकर आई तो उसके हाथों में काजल था। उसने वो रुद्रांशी को दिया और बोली। गुनगुन बोली, रुद्रांशी, अब तुमने मुझे तैयार तो नहीं किया, तो एक काम करो, काला टीका ही लगा दो। ध्यान रखना, मुझे किसी की नज़र नहीं लगनी चाहिए। तभी रुद्रांशी बोली, दूसरों की ज़िंदगी में नज़र लगाने वाले को कभी किसी की नज़र नहीं लगती दी। गुनगुन बोली, तुमसे तो बात करके मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। खैर, तुम्हें लगाना है तो ठीक, नहीं लगाना तो कोई बात नहीं, पर अथर्व के नाम का ये जो मंगलसूत्र तुम्हारे गले में है ना, इसे निकाल कर मुझे दे दो। अब तुम तो अथर्व की बीबी रहोगी नहीं, तो ये नाम के लिए मंगलसूत्र लगाने का क्या मतलब बनता है। लाओ, इसे तो मैं ही तोड़ देती हूँ। इतना कहकर गुनगुन ने जैसे ही रुद्रांशी के गले में मंगलसूत्र पर हाथ बढ़ाया तो रुद्रांशी ने गुस्से से गुनगुन को पीछे की तरफ धक्का दिया और गुस्से से बोली। रुद्रांशी बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई दी? खबरदार जो ऐसा कुछ करने की सोचा तो मैं आपकी जान ले लूंगी, समझी आप? जाइए यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। रुद्रांशी ने गुस्से में जब गुनगुन से वहाँ से जाने के लिए कहा और साथ ही में यह भी कहा कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो गुनगुन इस बात से चिढ़ते हुए रुद्रांशी से बोली। गुनगुन बोली, अच्छा, मेरी शक्ल से भी नफरत हो रही है तो यहाँ आई क्यों हूँ? मैंने तो नहीं बुलाया था। रुद्रांशी बोली, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि देख सकूँ कि बेशर्मी की हद कितना पार करते हैं आप दोनों मिलकर। गुनगुन ने यह सुना तो वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। जाते जाते गुनगुन के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी जो उसने थोड़ी देर पहले अपनी बुआ से कही थी। गुनगुन मुस्कुराते हुए मन ही मन में बोली। गुनगुन बोली, ये शादी तो नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे और अथर्व के बीच मैंने एक ऐसी खाई खोद दी है कि वो कभी भर नहीं पाएगी। मैं तुम दोनों के बीच इतनी दरार ले आऊँगी कि तुम चाह कर भी अथर्व के करीब नहीं जा पाओगी। तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे वो सुकून मिल रहा है जो मुझे काफ़ी समय से चाहिए था। खैर, मेरा तो दूल्हा इंतज़ार कर रहा है, मैं तो चली मंडप में। इतना कहकर गुनगुन मन से मुस्कुराते हुए इतरा कर वहाँ से चली गई। वहीं मंडप पर दूल्हा शहरे में आ चुका था। गुनगुन ने भी घूंघट लिया था, पर गुनगुन का दुपट्टा नेट का था, जिस कारण उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। पंडित जी ने दुल्हन की ओर देखा और फिर गुनगुन से बोले। पंडित जी बोले, आप मंडप में बैठ जाइए, शादी की सभी विधियां शुरू करते हैं। आपकी बहन नहीं आई है क्या? आपके परिवार से कोई और जो मंडप में आपको लेकर आए?
गुनगुन बोली, नहीं पंडित जी, मेरे घर से कोई नहीं आया है। गुनगुन ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से रुद्रांशी की आवाज़ आई। रुद्रांशी धीरे से उनके पास आई और बोली। रुद्रांशी बोली, ऐसे कैसे कोई नहीं आया है? आपको मंडप में आज मैं बैठाऊंगी। अब जब मेरा पति सौतन लेकर आ ही रहा है तो क्यों ना सौतन को अच्छे से मंडप में बैठाकर अपने पति की दूसरी बीवी बनाया जाए। तभी पंडित जी बोले, दूसरी बीवी? एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना ये पाप है और मैं ये पाप नहीं कर सकता। तभी गुनगुन बोली, पंडित जी, जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे होने वाले दूल्हे को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको किस बात की दिक्कत हो रही है? चिंता मत करिए, आप पर कोई भी पाप नहीं चढ़ेगा। रुद्रांशी गुनगुन के पास आई और गुनगुन को उसने मंडप पर बिठा दिया। अचानक रुद्रांशी के हृदय परिवर्तन से गुनगुन भी हैरान थी, लेकिन उसने इस ख्याल को अपने दिमाग से हटा दिया। थोड़ी ही देर में पूजा की सारी विधियां शुरू हुई। सबसे पहले जयमाला की रस्म हुई, जिसमें वर और वधू ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई और फिर शुरू हुई कन्यादान की रस्म। पंडित जी ने जब कन्यादान के लिए वधू के माता पिता को बुलाया तो गुनगुन बोली, पंडित जी, मेरा कोई नहीं है, आप ही कन्यादान कर दीजिए ना। तभी पंडित जी ने जैसे ही यह सुना तो वह कुछ न बोले और कन्यादान की रस्म करने के बाद उन्होंने वर और वधू को चुपचाप फेरों के लिए खड़ा होने के लिए कहा। फिर शुरू हुए फेरे और एक एक फेरे करके गुनगुन के चेहरे पर मुस्कान बड़ी होती गई। वहीं रुद्रांशी के चेहरे पर एक अजीब सा दुख नजर आ रहा था। रुद्रांशी मन ही मन में बोली, आप मेरी बहन हैं, आपके साथ गलत होता हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, पर क्या करूँ? शिवांग ने मुझे साफ इनकार किया है कि यह शादी किसी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए, पर मैं आपकी ज़िंदगी खराब भी तो नहीं होने दे सकती हूँ दी। सूरज सिंह राठौर अच्छा लड़का नहीं है, पर कहीं आप मुझे ही गलत ना समझने लग जाएं। क्या करूँ? टाइम भी तो निकलता जा रहा है, कुछ तो करना होगा। ये शादी तो मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। खुद से इतना कहकर रुद्रांशी ने अपने बगल में खड़े रुद्र की ओर देखा और धीरे से बोली। रुद्रांशी बोली, रुद्र, तुम यहीं रहना, मैं ज़रा थोड़ी देर में आई। इतना कहकर रुद्रांशी वहां से चली गई। रुद्र ने हाँ में सर हिलाया। वहीं रुद्रांशी वहां से उस तरफ चली गई जहां दूल्हा तैयार हो रहा था। रुद्रांशी ने कमरा खोलकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। वहां दूसरी ओर फेरे पूरे हो चुके थे। पंडित जी ने जब वर और वधू को देखते हुए यह कहा कि दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाए तो दूल्हे ने बिना किसी देरी के मंगलसूत्र पहना दिया। वहीं दूसरी ओर कमरे में रुद्रांशी को अथर्व बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। वो तो सदमे में आ गई अथर्व को इस हालत में देखकर। जैसे ही रुद्रांशी ने अथर्व पर पानी डालकर उसे जगाया तो अथर्व को होश आया। उसने अपने सामने रुद्रांशी को देखकर अथर्व बोला, रुद्रांशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्रांशी बोली, अथर्व, होश में आओ, तुम बेहोश हो गए हो। अथर्व बोला, क्या बेहोश? तुम यहाँ हो? गुनगुन कहाँ है? रुद्रांशी बोली, यही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि शादी में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। अभी तुम्हें कुछ समझाने का टाइम नहीं है, बस इतना समझ जाओ कि ये सब कुछ तुम्हारे चचेरे भाई सूरज सिंह राठौर और मेरी बुआ कमला बुआ का प्लान है। अथर्व ने जैसे ही यह सुना तो वो घूर घूर कर रुद्रांशी की बातें सुनने लगा। उसकी बेहोशी मानो उड़ चुकी थी। रुद्रांशी अथर्व को लेकर कमरे से बाहर लेकर जा ही रही थी कि तभी उन दोनों को बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। रुद्रांशी का ध्यान उस शोर की ओर गया तो रुद्रांशी बोली, ये कैसी आवाज़ है? अथर्व बोला, पता नहीं, शायद बाथरूम से आ रही है। रुद्रांशी बोली, बाथरूम में इस समय कौन होगा? अथर्व बोला, पता नहीं, चेक करते हैं। रुद्रांशी बोली, जल्दी चेक करो, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। वहाँ फेरे शुरू हो चुके हैं और अब तक तो फिर शायद ख़त्म भी हो गए होंगे। अथर्व बोला, चिंता मत करो, बस 2 मिनट। इतना कहकर अथर्व ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर उनके होश उड़ गए। रुद्रांशी ने बाथरूम के दरवाजे को खोलते ही अपने सामने उस इंसान को देखा तो उसकी चीख निकल गई और वो चीखते हुए बोली। रुद्रांशी बोली, तुम यहाँ हो तो मंडप में कौन है? अथर्व भी ये सुनकर हैरान था। अथर्व बोला, क्या? मंडप में कौन है का क्या मतलब है तुम्हारा? और ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी ऐसी हालत में? रुद्रांशी बोली, वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि सूरज सिंह राठौर यहाँ क्या कर रहा है, वो भी ऐसी पिटी हुई हालत में। सूरज सिंह राठौर ने अपने आप को बचाने की भीख मांगी। उसके मुंह पर बुरी तरीके से कपड़ा ठूसा हुआ था। चड्डी बनियान में सूरज सिंह राठौर इतना फनी लग रहा था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे ज़बरदस्त तरीके से धोया हुआ है। सर पर चोट के निशान, मुंह पर लाल लाल निशान, थप्पड़ और मुक्कों की बरसात हो रखी है, ऐसा साफ दिख रहा था। ये देखकर रुद्रांशी के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी को काफ़ी कंट्रोल किया। तभी रुद्रांशी बोली, अगर ये यहाँ है तो मंडप में कौन है? अथर्व, चलो मंडप पर देखो कौन है।
अथर्व व रुद्रांशी दोनों बिना सूरज सिंह राठौर को बचाए सीधे मंडप की ओर भाग गए। उन्होंने मंडप की ओर देखा तो वहां देखकर उनके कदम ठिठक चुके थे, क्योंकि शादी संपन्न हो चुकी थी। यह देखकर रुद्रांशी के कदम लड़खड़ा चुके थे। वह गिरती उससे पहले ही अथर्व ने उसे संभाल लिया। अपने सामने अथर्व और रुद्रांशी को देखकर गुनगुन ने ड्रामा करना शुरू किया। गुनगुन बोली, अथर्व तुम यहाँ हो तो मंडप में दूल्हा कौन है? मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे इस तरीके से धोखा दोगे। तभी रुद्रांशी बोली, दी हम आपको बचाने के लिए यहाँ आए थे, दरअसल ये किसी की चाल है, दूल्हा बदल गया था। रुद्रांशी ने यह कहा तो गुनगुन हैरानी से रुद्रांशी को देखने लगी। गुनगुन अचानक क्या हो गया वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही वहाँ राठौर परिवार और रुद्रांशी की पूरी फैमिली आ चुकी थी। अपने सामने अथर्व रुद्रांशी को देखकर रागिनी जी और आशुतोष जी के जान में जान आई, लेकिन अभय जी और दीप्ति जी को सबसे बड़ा धक्का लगा जब उन्होंने गुनगुन को पूर्ण दुल्हन के रूप में देखा। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र देखकर वो हैरान थे। गुनगुन के बगल में एक दूल्हा सेहरा बांध कर खड़ा था। दीप्ति जी बोली, अगर अथर्व यहाँ है तो गुनगुन की शादी किससे हुई है? ये सब क्या चल रहा है? गुनगुन, कहीं तुम कुछ मजाक तो नहीं कर रही हो ना हमारे साथ? ये सब कुछ क्या हो रहा है, कोई बताएगा हमें? तभी गुनगुन बोली, एक मिनट, अथर्व यहाँ है तो मंडप में दूल्हा कौन बना हुआ है? किसने मुझे धोखा दिया? गुनगुन ने यह कहा ही था कि तभी वहाँ पर किसी और की एंट्री हो गई और एक बार फिर दूल्हे का सेहरा हटते हटते रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि सूरज सिंह राठौर का पूरा परिवार था। कमला जी ने अपने पूरे परिवार को शादी में आमंत्रित कर दिया था। आखिर यह उनके परिवार की ही तो प्लानिंग थी, गुनगुन को बरगला कर पूरे परिवार के खिलाफ करके अपना काम निकलवाने की। और जब गुनगुन की शादी सूरज से हो चुकी तो इससे बढ़िया बात उनके लिए और क्या हो सकती है। वो लोग गुनगुन के नाम पर अब सबको दबा सकते थे, क्योंकि चाहे गुनगुन जैसी भी क्यों ना हो, पर गुनगुन से सब बहुत प्यार करते थे। और ये सब जानने के बाद तो गुनगुन के साथ धोखा हुआ है और उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उसे बरगलाने की कोशिश की है, ये जानकर तो घर वाले गुनगुन का साथ देने के लिए ही मंदिर में आए हुए हैं, ताकि वह गुनगुन को समझा सके। लेकिन उनके आने से पहले ही शादी हो चुकी थी। दीप्ति जी और अभय जी को यही लग रहा था कि गुनगुन की शादी सूरज सिंह राठौर से हो चुकी है। वहीं घर वाले भी इस बात से परेशान हो गए थे। ऊपर से कमला जी का अपने पूरे परिवार के साथ वहां आ जाना रागिनी जी, अभय जी और बाकी किसी को पसंद नहीं आया। तभी कमला जी वहां पर तमाशा करते हुए बोली, कमला जी बोली, नमस्ते भाई साहब, सुना है मेरी भतीजी की शादी हो गई है, बधाई हो, आखिरकार तुम बहू बन ही गई राठौर परिवार की। तभी दीप्ति जी बोली, क्यों आई हैं आप यहाँ? हमारे परिवार को जानने के लिए एक बार फिर आपकी कोशिश कामयाब हो गई जीजी। कमला जी बोली, कामयाब तो होनी ही थी, आखिर मैंने प्लान ही ऐसा बनाया था। कितनी मुश्किल से इस बेवकूफ़ लड़की को अपने जाल में फंसाया, तुम सबके खिलाफ किया। अरे इसकी खुद की सगी बहन के खिलाफ कर डाला मैंने इसे। कितने पापड़ बेले थे मैंने, मैं जानती हूँ, पर अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा। अब जो हम चाहेंगे वो होगा। और गुनगुन तुम, क्या हुआ? मुझे इस तरीके से देखकर चौंक गई मेरी प्यारी बच्ची? वैसे चौंकना तो बनता है, सोचा नहीं होगा ना कि मैं इस कैरेक्टर में आऊँगी, कमोलिका वाले। सो सैड। गुनगुन ने अपनी बुआ का ये चेहरा देखकर वो तो सदमे में आ चुकी थी। वह कुछ समझती उससे पहले ही कमला जी हंसते हुए फिर बोली, कमला जी बोली, अरे बेटा, इस कहानी की विलन मैं ही हूँ, पर क्या करें बेटा, वो क्या है ना, नफ़रत तो मुझे तुझसे बहुत पहले से थी, पर कभी जताई नहीं। जानती हो वजह क्या थी? तो सुन। वजह थी तेरी माँ, वही थी जिसने घर वालों को मेरे खिलाफ किया था। ये बताया था कि मैं उनके दुश्मन परिवार के लड़के से प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। पर उसके बाद तुम्हारी माँ जब मर गई तो मैंने सोचा मेरा रास्ता क्लियर हो गया, लेकिन नहीं, मरते मरते उसने मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने में पूरी कोशिश कर डाली थी। इसलिए मैंने बदला लिया और आज मेरा बदला पूरा हुआ। गुनगुन ये सुनकर हैरान थी और वो लड़खड़ाते हुए वो कब ज़मीन पर गिर पड़ी उसे पता ही नहीं चला। उसे यकीन नहीं था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया वो इंसान उसका दर्द, उसको इतना धोखा देगा। आखिर क्या रिएक्शन होगा गुनगुन का ये सब कुछ जानने के बाद? तो वहीं क्या गुनगुन माफ़ कर पाएगी कमला जी को? और क्या कमला जी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी जिस कारण उन्होंने करवाई है गुनगुन की शादी धोखे से? क्या होगा कहानी में आगे और क्या क्या तमाशा होने वाला है, जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।